नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी सदन में बजट पर सीएम गहलोत के जवाब की, और बात करेंगे राम दरबार पर उठे सियासी बवाल के बारे में, और बात होगी जयपुर की बेटियों की तलाश के लिए बनी एसआईटी की भी, और बात करेंगे मरुधरा की 5 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स की। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान पर महारो राजस्थान। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की खबर से। हिरण शिकार प्रकरण मामले में मिली बड़ी राहत सलमान खान को। हाईकोर्ट में सलमान खान ने एक पिटीशन लगाई थी। यह ट्रांसफर पिटीशन थी जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब स्थिति यह बन गई है कि जितने भी मामले हैं सलमान खान पर, जिसके लिए सलमान खान को कोर्ट में पेश होना पड़ता था, अब उन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। सलमान को अब बार बार पेशी पर नहीं आना पड़ेगा। अब हाईकोर्ट में हिरण शिकार केस की सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट में विचाराधीन अपीलों की भी हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी, यानी सुनवाई एक साथ होनी है उन तमाम मामलों की जो सलमान खान पर चल रहे हैं। सलमान के वकीलों ने ट्रांसफर पिटीशन दायर की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अलवीरा खान, जो कि सलमान खान की बहन है, वो मौजूद रही और उन्हें सलमान खान का लकी चार्म माना जाता है। इस तरह से देखा जाए तो अलवीरा की मौजूदगी एक तरह से एक बार फिर लकी चार्म साबित हुई अलवीरा सलमान खान के लिए। हिरण शिकार केस में सलमान खान जमानत पर है, उन्हें सजा का ऐलान हुआ था, उसके बाद उन्हें जमानत मिली, वो एक मामला है। हिरण शिकार केस में सलमान को 5 साल की सजा हुई थी। आर्म्स एक्ट में सेशन कोर्ट से वो बरी हुए हैं। बड़ी राहत है। अब एक साथ सुनवाई होगी सलमान पर लगे तमाम आरोपों की, तमाम याचिकाओं की, तमाम प्रकरणों की जो कि सलमान खान पर चल रहे हैं। गौरतलब है कि अभिनेता सलमान खान को साल 1998 में जोधपुर के पास एक गांव में 2 काले हिरणों के शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सलमान खान तब सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थे। सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में भी मामला दर्ज हुआ। इसके बाद साल 2021 में सलमान खान को जोधपुर की जिला अदालत से राहत मिली थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। आदेश के बाद अब सभी मामलों की हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होनी है, इस बात पर गौर फरमाइए। यानी अब बार बार सलमान खान को पेश नहीं होना पड़ेगा। सलमान खान को बार बार पेशी के लिए कोर्ट नहीं आना होगा। एक ट्रांसफर पिटीशन इस आशय की पेश की कि ये जो प्रकरण है सभी एक ही प्रकरण से जुड़े हुए हैं। यदि अलग अलग कोर्टों में इनका निर्णय होता है तो निर्णयों में कुछ विरोधाभास आ सकता है, इसलिए सेशन कोर्ट में जो अपीलें विचाराधीन है उन्हें हाई कोर्ट में ट्रांसफर की जाए। आज सुनवाई के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए सेशन कोर्ट में विचाराधीन अपीलों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश पारित किए। और सहयोगी चंद्रशेखर व्यास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तो अब जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है चंद्रशेखर, उसके बाद किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, दर्शकों को समझा दें। देखिए, इस मोटा मोटी इसको अगर समझने का प्रयास करें तो जो सलमान खान के 2 मामले थे, जिसमें एक तो आर्म्स एक्ट मामला था जिसमें सलमान खान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने बरी किया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील पेश की थी। वही सलमान खान को काकानी हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी अपील सलमान खान ने पेश की, और दोनों ही मामले की जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में सुनवाई लंबित थी। लगातार सलमान खान पर यह प्रेशर बनाया जा रहा था कोर्ट की तरफ से कि वो कोर्ट में पेश हो, लेकिन सलमान खान के अधिवक्ता ने जो ट्रांसफर पिटीशन पेश की थी, जिस पर सुनवाई हुई और सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर भाटी साहब की कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि ये ट्रांसफर पिटीशन चलने के लायक है, और उन्होंने जो है सलमान खान की अपील को जो है स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान के सभी मामलों की सुनवाई अब जो इस मामले में सह-अभियुक्त थे, नीलम, तब्बू, सोनाली, सैफ अली खान, इनके मामले के साथ इनकी सलमान खान के मामले की सुनवाई होगी। तो सबसे बड़ा फायदा सलमान खान को ये मिलने वाला है कि अब सलमान खान को बार बार कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती है तो जो आरोपी होता है उसे पेश होने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा फायदा सलमान खान को ये होने वाला है कि
यदि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सलमान खान की अपील पर उसके खिलाफ अगर कोई आदेश पारित करते तो उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ता और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखना था। लेकिन अब सलमान खान को ये राहत भरी खबर है कि इनका मामला हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट बचता है। तो कहीं ना कहीं सलमान खान का जो ये न्यायिक लड़ाई का लंबा सफर था वो छोटा होता दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम बातचीत के लिए। और अब वो खबर जिससे सियासत में ताजा उबाल आया है, जिस पर सियासत में बवाल मचा है। सुजानगढ़ में राम दरबार समेत गेट को गिराने के मामले में मरुधरा की सियासत गर्म है। पक्ष विपक्ष में इस मसले को लेकर खूब वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी इसे हिंदू आस्था पर आघात बता रही है तो कांग्रेस इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा बताकर पलटवार कर रही है। एक और बीजेपी कह रही है कि सरकार हिंदुओं से माफी मांगे, दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर बीजेपी मामले में साजिश रच रही है, लोगों को भड़का रही है। विधि विधान से मूर्तियां स्थापित की गई जब गेट बना, और अब गेट के ऊपर स्थापित मूर्तियों को विधि विधान से अगर उतारते और आप विकास के नाम पर गेट को चौड़ाई बढ़ाते या दूसरा बनाते या सड़क चौड़ी करते, वो आपका अलग हिस्से। लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करके तुष्टीकरण की राजनीति करना सरकार की आदत बन चुकी है। राम दरबार पर सियासी रार। और जयपुर में जब मंदिर टूट रहे थे तब ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कटारिया जी, ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, ये कहां चले गए थे? पार्टियां करने की फुर्सत नहीं थी, रोज पार्टियां करते थे, लेकिन जयपुर के मंदिरों के लिए कभी आए क्या बाहर? सदन में उठा मामला, सड़क पर रार। बीजेपी का वार, कांग्रेस का पलटवार। और चूंकि गेट के ऊपर जो भगवान की मूर्तियां थी वो पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करके नहीं स्थापित की गई थी, वो जैसे अपने सड़क के ऊपर कई लोग प्लास्टर से मूर्तियां बनाते हैं, पेरिसो प्लास्टर से, उस प्रकार से वो मूर्तियां बना करके वहां पर किया गया था। ये वही वीडियो है जिस पर मचा है प्रदेश की सियासत में कोहराम। वीडियो है चूरू के सुजानगढ़ में राम दरबार सहित गेट को गिराने का, जिसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला तो कांग्रेस सफाई पेश करने के साथ ही बीजेपी पर हमलावर हो गई। मुकदमा दर्ज तत्काल हो, गुनहगार को बंद करे, कानून के दायरे के अंदर जो सजा का प्रावधान बनता है उसके अंदर सरकार में चालान पेश करे, और जो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया उसके लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगते हुए उन मूर्तियों को पुनर्स्थापित करने का काम करें। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि पहले मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति को उतारते विधि विधान से, सम्मान के साथ, पूजा पाठ के साथ, उसके बाद वो गेट गिरता। जब वो हटा रहे थे तो लापरवाही वो गेट उनसे गिर गया। ऐसे पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने साफ कहा है कि वो वापस बनाओ, अच्छे ढंग से बनाओ, माफी मांगो। कांग्रेस का कहना है कि गेट को विकास के लिए हटाया गया, हालांकि हटाने का तरीका गलत है, लेकिन मामला अब आगे बढ़ चुका है। बीजेपी इसे अंधेरी रात में किया गया हिंदू आस्था पर बड़ा प्रहार बता रही है, तो कांग्रेस इसमें साजिश का आरोप लगा रही है। इन्होंने तो रात के अंधेरे में जिस प्रकार से गेट को गिराया और बहाना ये किया कि सड़क चौड़ी करनी है, तो जरा राम की जो ऊपर मूर्तियां लगी थी, राम की, लक्ष्मण की, जो भी, उसको ससम्मान वहां से उठा करके एक प्रॉपर स्थान पर रखते, उसके बाद सड़क चौड़ी की बात करते, जनता से करते, वहां के जनप्रतिनिधियों से करते, तो कोई समाधान होता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनका और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का सालासर पुजारी परिवार के पास में टेलीफोन जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसको उग्र रूप देना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मामला। सालासर में सड़क पर बने स्वागत द्वार पर बनी मूर्तियों को तोड़ने का वीडियो। 4 लेन के लिए चौड़ी होनी थी सड़क, जिसके लिए गेट को हटाया गया। 15 मार्च मंगलवार की रात का है ये मामला। स्वागत द्वार पर बने राम दरबार को इस तरह से गिराने से आक्रोश फैला है। बहरहाल सरकार का तर्क है कि रोड बनाने वाली कंपनी ने ऐसा किया है
जिससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामला राम से जुड़ा है तो तय है कि चुनावी मौसम में इस मुद्दे को जल्द ठंडा होने तो शायद ही दिया जाएगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जयपुर में लापता हुई बेटियों की, जिनकी तलाश अब एसआईटी करेगी। एसआईटी तलाशेगी उन दोनों लापता बेटियों को। दरअसल आज वकीलों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डीजीपी एमएल लाठर ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब देखिए क्या स्थिति बन रही है। जयपुर की लापता बेटियों की तलाश तेज हुई है। वकीलों ने हंगामा किया, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और इस संबंध में डीजीपी एमएल लाठर ने आदेश जारी कर दिए। अब जो एसआईटी बनी है उसमें कौन कौन है? 2 आईपीएस हैं, 1 एएसपी, 4 एसीपी, 5 इंस्पेक्टर इसमें यानी टीम में शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केस की मॉनिटरिंग करेंगे। 3 फरवरी से रमा और भावना कंवर लापता है। आखिरी बार उन्हें लखनऊ में देखा गया था। जो बच्चियां गई हैं उनके परिजनों से बात हुई है और बाहर के पदाधिकारियों से बात हुई है। हम इसके लिए जो भी एक स्पेशल टीम गठित कर रहे हैं, इसमें कि टेक्निकल, साइबर सारे सपोर्ट मिलेंगे। एडिशनल कमिश्नर 5 अधिकारी आए थे। उन्होंने कहा कि एक हम स्पेशल टीम बना करके और एसओजी के साथ मिलकर के, क्राइम ब्रांच के साथ, तीनों मिलकर के एक टीम बनाएंगे। उससे हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को 3 दिन में लाएं हम। और इसके लिए लेटर लेने गए हैं, वो भी कमिश्नरेट से लेटर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम 3 दिन तक, हमारा जो टेंट लगा हुआ है ये जनपद पर, 3 दिन तक हमारा टेंट जनपद पर रहेगा। प्रदेश से प्रतिदिन न जाने कितने ही नाबालिग बच्चियां और बच्चे गायब हो जाते हैं, लेकिन पुलिस हर किसी का पता नहीं लगा पाती है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या इस मामले में अधिवक्ताओं के दबाव के बाद ये दोनों नाबालिग बच्चियां घर पर सकुशल लौट पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। आखिर ये पूरी खबर क्या है? बच्चों के लापता होने का पूरा मामला क्या है वो देखिए। 45 दिन बाद भी लापता बहनों का पता नहीं। सीसीटीवी फुटेज में दिखी बच्चियां अब कहां हैं पता नहीं। और इस पूरे की आज 40 दिन हो गए, अभी तक अनफॉर्चुनेटली बच्चियों के बारे में कोई ठोस सुराग पुलिस के पास नहीं है। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग और इसका सुपरविजन खुद डीसीपी के द्वारा किया जा रहा है, खुद एडिशनल। जयपुर से लखनऊ पहुंची, फिर लापता हुई दोनों बहनें। जो मेरी बच्चियां शुरू से उसी स्कूल में पढ़ रही थी, तो 10:15 बजे के आसपास वो बच्चियां स्कूल से निकल गई। और जब हम जब बच्चियां घर नहीं आई, जब हमने ढूंढा, तलाश किया, जब हमें पता लगा कि बच्चियां तो सुबह ही निकल गई थी। ये एक मजबूर पिता की फरियाद है पुलिस से और वैसे लोगों से जिनके पास दोनों बहनों से जुड़ी कोई भी जानकारी हो। 45 दिनों से अपनी बेटियों को खोज रहे पिता घटना को याद कर भावुक हो जाते हैं, लेकिन बच्चियों के मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। 10:15 बजे के आसपास वो बच्चियां स्कूल से निकल गई। और जब हम जब बच्चियां घर नहीं आई, जब हमने ढूंढा, तलाश किया, जब हमें पता लगा कि बच्चियां तो सुबह ही निकल गई थी, हमने उसको डायरेक्टर को रात को बुलाया। तो डायरेक्टर के रात को फुटेज उसके फुटेज देखे तो वो उसमें ये पता लगा कि बच्चियां तो 10:15 बजे ही निकल गई। और आस पड़ोस में हमने बच्चों को, स्कूल वालों को पूछा, तो उसके बावजूद वो बच्चियाँ मिली नहीं। तो मैंने खुद पेशे से वकील बच्चियों के पिता की शिकायत उस स्कूल प्रशासन से है जहां उनकी दोनों बच्चियां पढ़ती थीं। उनका शक स्कूल की ही एक टीचर पर है, तो स्कूल प्रबंधन के रवैये से भी पिता बेहद नाराज हैं। और जिस मैडम का नाम लेके गई थी कि चांद कमल चुंग जो मैडम है कि ये नीट के जो पेपरों के वो अर्जेंट लगाएगी, उस मैडम से हमने वार्ता की। मेरे मिसेज ने, मेरी बच्ची ने बात की, तो मैं वो मैडम बोलती है कि भाई मेरे को तो पता नहीं है। फिर भी हमने कहा मैडम तुम्हारा नाम लेके गई थी, हो सकता है बच्चियाँ तुम्हारे को फ़ोन करती। नेक्स्ट डे बच्चियों ने लखनऊ से जाके इसी मैडम को फ़ोन किया, इसने स्कूल स्टाफ को फ़ोन कर दिया। स्कूल वाला के डायरेक्टर से बात हुई, डायरेक्टर ने बच्चियों से बात कर ली, पता नहीं क्या बात की। पुलिस का दावा है कि हर मुमकिन जगह पर लापता बच्चियों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। बाद में एक कोई सूचना या इनपुट था कि ये बच्चियाँ इंदौर और भोपाल में हो सकती हैं, तो वहाँ भी पुलिस की टीमें गई, वहाँ ढूंढा,
दिल्ली की एक कोई बात आई थी, दिल्ली लंबे समय तक हमारी टीम थी, अभी भी लखनऊ में हमारी टीम है, अभी लास्ट वीक SHO वहाँ जाके आए, आज फिर एक और टीम उसको सपोर्ट करने के लिए जा रही है। तो इन बच्चियों को ढूंढना के लिए पुलिस की ओर से जो एफर्ट किए जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन से लेकर इंदौर और भोपाल तक बच्चियों को ढूंढा जा चुका है, लेकिन पीड़ित पिता को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं दिखता। मेरा ये मानना है कि स्कूल प्रशासन और ये जो मैडम वगैरह हैं, जो टीचर हैं, वो मिले हुए हैं। इन्होंने मेरे बच्चे का माइंड वॉश कर दिया दोनों का, और वो बच्चे यहाँ से निकल गई और लखनऊ पहुँच गई। 4 तारीख को उनकी फुटेज मिले, जब मैं 5 तारीख को मैंने वहाँ जाके फुटेज वगैरह देखे, तब से लेकर आज तक बच्चे मेरी नहीं मिली है। जयपुर से 45 दिन पहले लापता हुई बच्चियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 राज्यों की पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन दोनों बहनों के गायब होने की कहानी अब पुलिस के लिए भी मिस्ट्री बन गई लगती है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर में कांग्रेसी पार्षदों का धरना खत्म हो गया है। निगम हेरिटेज के कांग्रेसी पार्षद आज धरना देते दिखाई दिए। अब पार्षद विधायकों, मंत्री का दरवाजा खटखटाएंगे, यह निर्णय लिया गया। दरअसल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व में ही पार्षदों से बोल ही चुके हैं कि भाई आपको आंदोलन करना चाहिए। इसके अलावा जो विधायक हैं उनसे पार्षद मिलेंगे। कांग्रेसी पार्षदों की आयुक्त के साथ जो बातचीत हुई वो विफल रही। आयुक्त अवधेश मीना ने मामले में हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि निगम की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, किसी का भुगतान नहीं किया जा सकता, ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने से हड़ताल हो रही है। बड़ी खबर सुनिए इस वक्त की बड़ी खबर। धौलपुर गैंगरेप केस में नया मोड़ आया है। एसपी का गैंगरेप की घटना से इनकार। एसपी शिवराज मीणा ने दावा किया है कि खेत से लौटते वक्त मारपीट हुई थी, गैंगरेप नहीं। सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। तो एसपी का कहना है कि गैंगरेप की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि मारपीट हुई, जब खेत से लौट रही थी उस दौरान मारपीट की गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। जाहिर तौर पर धौलपुर गैंगरेप केस की जांच कर रही टीम को प्रारंभिक तौर पर जो जानकारियां मिली हैं जांच में, उसके हिसाब से एसपी शिवराज मीणा ने यह दावा किया है। पूर्ण अनुसंधान से जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि वहाँ पर गैंगरेप की जैसी कोई घटना नहीं हुई है, केवल उसके साथ मारपीट हुई थी और उसके साथ धक्का मुक्की हुई है। तो उसमें जो 6 उसी गांव के जो 6 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, उनकी हमने अलग अलग टीमें बनाकर उसको जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। गैंगरेप जैसी कोई घटना वहाँ पर नहीं हुई। तो देखिए अब जो स्थिति है, दरअसल धौलपुर गैंगरेप केस है ही नहीं, ये एक मारपीट का केस है। ये जांच में सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि मारपीट हुई है पीड़ित के साथ, उसे मारा पीटा गया है, लेकिन गैंगरेप की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हरिवीर से। तो हरिवीर, धौलपुर गैंगरेप केस दरअसल गैंगरेप केस है ही नहीं, जबकि आज रेहाना रियाज वहां पहुंचकर पीड़ित से मिलकर भी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि आज महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेहाना रियाज, वो यहाँ धौलपुर आई थी। धौलपुर आने के बाद में जो पीड़िता है वो उसके गांव पहुंची, उसके घर पहुंची और उससे बात की। तो फिर आकर के उन्होंने सर्किट हाउस धौलपुर पहुंची और जहां पर जिला कलेक्टर और एसपी से उन्होंने बातें की। उसके बाद में खुलकर सामने आया कि फिर एसपी ने उसमें बताया कि ये दुष्कर्म का मामला नहीं है, पीड़िता के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, उसके साथ सिर्फ मारपीट और धक्का मुक्की हुई है। ये मामला बिल्कुल झूठा है और आरोपियों को जो उनके खिलाफ जो मामला दर्ज कराया गया है उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी नहीं, तो प्रारंभिक जांच में ऐसे क्या तथ्य सामने आए? सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ये दावा कर रही है या कुछ और भी ऐसी बातें हुई हैं जिससे ये पता चला कि गैंगरेप हुआ ही नहीं है? जी, मैं बताऊं आपको कि आज 164 के बयान हुए थे, उसके आधार पर और जो पुलिस ने कुछ जो
साक्ष्य जुटाए थे उनके आधार पर ये मामला जांच में खुलकर सामने आया है कि ये गैंगरेप नहीं हुआ है, सिर्फ ये मारपीट का मामला है। और सूत्रों से जानकारी नहीं, तो क्या बयान लेने के दौरान परिवार या पीड़ित अपनी बात से पलटे हैं? जी, ये तो पुलिस कुछ भी कह नहीं रही है। सिर्फ एसपी से बात हुई है तो उन्होंने बस यही कहा है कि जो पुलिस ने जो साक्ष्य जुटाए हैं उनमें ये मामला झूठा पाया गया है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी तो उसमें ये भी था कि इस महिला ने करीब 2 बार इन्हीं लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, मारपीट का, छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। इनकी कोई पुरानी रंजिश चल रही है, कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, सिर्फ मारपीट। तो क्या अभी रिएक्शन मिल पाया है परिवार का हरिवीर? जी, परिवार का कोई रिएक्शन नहीं मिला है, परिवार से कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो हरिवीर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब जब क्या पुलिस जल्द इस मामले का खुलासा करने वाली है? क्या किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाएगी और पूरी कहानी बताएंगे? क्योंकि अगर ये गैंगरेप का केस नहीं और आप बता रहे हैं कि पूर्व में 2-3 बार इन्हीं लोगों पर मारपीट का आरोप वो लगा चुकी है, तो फिर इस बार दरअसल उसका प्रयास था क्या? जी, मैं आपको ये बिल्कुल बता दूं कि ये मामला खुलकर सामने आ रहा था कि इनका कोई पुराना रंजिश चल रही है और ये मामला बिल्कुल झूठा है। जब पुलिस जो शिवराज मीणा है एसपी, उनसे बात की गई तो उन्होंने सिर्फ एक लास्ट सवाल हरिवीर, क्या गैंगरेप का झूठा मामला अगर पुलिस के हिसाब से देखा जाए तो दर्ज करवाने पर पुलिस किसी तरह का एक्शन लेने की सोच रही है जिसे हम पीड़ित कह रहे हैं उस पर? जी, ऐसा अभी कुछ कोई खुलकर सामने कोई मामला नहीं आया सर। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। देखिए, जो बात हम कर रहे थे, जो खबर की कुछ चीजें आपको बता रहे थे, आज दरअसल राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज धौलपुर पहुंची और पीड़ित से मुलाकात की। उन्होंने गैंगरेप की घटना को लेकर हालांकि चुप्पी साधे रखी, लेकिन साफ कहा कि घटना के जो आरोपी हैं वो जल्द शिकंजे में होंगे। बता दें, 15 मार्च को धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में पति और बच्चों के सामने महिला के साथ गैंगरेप की खबर ने प्रदेश में भूचाल ला दिया था, लेकिन अब पुलिस की जांच कह रही है कि गैंगरेप दरअसल हुआ ही नहीं है। महिला कोई बात बता रही है, मैंने उसको सुना है। एक्सपीरियंस इधर अलग है और किसी की परेशानियां अलग होती है, हर चीज़ की एंगल अलग अलग होते हैं। हर किसी की बात और हर एक्सपीरियंस सेम होना ज़रूरी नहीं है और कई दफ़ा परिस्थितियां अलग होती है। और उन्होंने जो बताई है मुझे, और उनसे काफ़ी मैं बैठ कर के 5-7 मिनट के करीब मैंने बात की है, क्योंकि कम उम्र की है, हमारे लिए तो बच्ची बराबर है वो। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। राजस्थान के हक की बात पर बीजेपी के नेताओं, सांसदों, विधायकों की चुप्पी पर तंज कसा सीएम ने कहा, राजस्थान के हक के मामले में तो आप हमारा साथ दो, क्या आप अपने बड़े नेताओं से डरते हैं? दबाव बनाना हमारे साथ देते नहीं हो, चाहे ERCP हो, चाहे केंद्रीय करों में कर्जा ये हमारे हिस्सा कम कर रहे हो, आप बोलते नहीं हो। 25 MP जीता दे जनता ने आपको, तब भी नहीं बोलते, आप कर भी नहीं करते। आप चलो हमारे साथ, हम सब साथ लेंगे, चलेंगे। कम से कम ERCP को तो करवा दो, राष्ट्रीय योजना। मंत्री भी राजस्थान के ही हैं, पता नहीं मोदी जी से और अमित शाह जी से ऐसा भय बैठ गया आप लोगों को, पूरी पार्टी लोगों को। उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है बीजेपी के नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की। सीएम ने कहा, केंद्र ने बार बार राजस्थान के हक पर हमला किया, केंद्रीय करों में कमी की गई, राज्य को मिलने वाले राजस्व में भी भारी कमी आई, लेकिन बीजेपी के नेता न जाने क्यों चुप है। केंद्रीय संग्रहण हो रहा 27,58,000 करोड़। राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिए था 68,000 करोड़ का, और मिलेगा 49,000 करोड़ का। आप कह रहे हो भारत सरकार खूब दे रही, अन्न दे रही है, पानी दे रही है। अरे वो तो उनकी ड्यूटी है, जो दे रही है वो तो सबको दे रही है ना। अगर राजस्थान को अलग दिया हो, आपके कारण दिया हो, मेरे कारण दिया हो, तो आप मुझे बताइए। उसके लिए आप जो बात कहते हो वो वहां से पूरे देश के लिए लागू होती है।
राजस्थान सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाने वाले गुलाबचंद कटारिया के बयान पर तंज कसते हुए सीएम ने आंकड़ों से समझाया कि राजस्थान सरकार का वित्तीय प्रबंधन केंद्र सरकार से ज्यादा अच्छा है। और जो कर्जे भारत सरकार पर है और राजस्थान सरकार पर है, उसमें देखिए आप 19-20 के अंदर राजस्थान का आउटस्टैंडिंग डेब्ट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी 35.30 और भारत सरकार का है 50.21। 20-21 के अंदर हमारा है 40.51% जीडीपी का, भारत सरकार का है 61.17। 21-22 का हमारा है 38.15, भारत सरकार का 60.96। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा कि आप बोलते अच्छा हैं लेकिन आंकड़े सही नहीं होते। इशारों ही इशारों में कटारिया पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए क्योंकि बोलते वक्त आपका बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। कृपा कर अपने बीपी को कंट्रोल रखिए। तो ये आप बताइए अध्यक्ष महोदय, जब ये आंकड़े इनके सामने हैं कि अभी पूरा महीना का आंकड़े आने बाकी है और 23% एवरेज है, आपके वक्त में ज़्यादा होता था खर्चा, 24 भी हुआ, 28 भी हुआ, 23 भी हुआ है, तो आप बताइए कि फिर आप किस लिहाज से इस प्रकार सदन को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। और लोग समझते हैं कि वास्तव में आप बहुत विद्वता के साथ में बात अपनी कर रहे हैं, बड़े कितने एक बहुत बड़े आर्थिक एक्सपर्ट होंगे आप। उस वक्त ऐसी भाषा, ऐसी बोलने की तरकीब आपकी ऐसी है, बोलने की जो अदा आपकी है ऐसी है कि सब सोचते हैं वास्तव में ठीक बोलने दिखते हैं। मुझे मेरी पार्टी लोग कहते हैं कि साहब कटारिया जी अच्छा बोले थे। अरे सुनिए, डिस्टर्ब मत करो। कटारिया जी अच्छा बोले थे, मुझे कहते मेरी पार्टी के लोग, अरे कटारिया जी बहुत अच्छे बोले थे। आपकी तारीफ भी होती है, पर तारीफ होती है बिना कोई खेल किए हुए। आप ऐसे बोलते हैं भावुक होकर के, कभी भावुकता, कभी क्या कहते हैं, कभी कठोरता, पता ही नहीं पड़ता, ऊपर नीचे बीपी चलती रहती है आपकी। कृपा करके बीपी को कंट्रोल रखो आप। ऐसा नहीं है कि आज विधानसभा में सिर्फ वार पलटवार हुए, तीखी नोकझोंक हुई, हंसी ठिठोली भी हुई। विधानसभा में कई बार तीखी नोकझोंक दिखी, हंसी मजाक के भी हालात बने। विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा कई बार बेपटरी हुई। राजेंद्र राठौड़ ने सत्ता पक्ष पर जमकर कटाक्ष किए। राठौड़ ने कहा जहां कांग्रेस खत्म हुई वहां गधे कम होते चले गए। वहीं सत्ता पक्ष के बीडी कल्ला ने श्लोक के जरिए अपनी बात कही। खाचरियावास भी बीच में बोले कि सबसे ज्यादा गधे गुजरात में हैं, पीएम गधों की तारीफ करते हैं, आप नफरत क्यों करते हैं? मैं समझता हूं निश्चित तौर पर यह इस बात को सिद्ध कर रहा है कि गधों का और कांग्रेस का कहीं न कोई मेलजोल है, गठजोड़ है। और आपको अगर कांग्रेस को बचानी है तो राजस्थान में थोड़ा भाषा प्लीज, भाषा गधों के साथ ऐसे अच्छा नहीं हो ही नहीं सकता। ये सभापति महोदय, मैं सोच ही नहीं सकता कि कांग्रेस का गधों के साथ कोई संबंध हो। यह संबंध हो ही कैसे सकता है? संबंधो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभादे कर दर्शनम से। प्लीज हाँ बोलिए। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान में, और प्रधानमंत्री जी तो गधों की तारीफ करते हैं, आप गधों से नफरत क्यों करते हो? मैं नफरत नहीं, मुझे चिंता है जिन राज्यों में गधों के सिर से सींग गायब होते देखे, मैं गधों को गायब होते देख रहा हूं। मंत्री महोदय, यहां गधे कम हो रहे हैं। अब क्या होगा 2 साल बाद चुनाव में, मुझे उसकी चिंता है।